IVM। भारत के साउथ अफ्रीका दौरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबको इंतजार अब सेंचुरियन में होने वाले पहले टेस्ट मैच का है, जिसके लिए भारतीय टीम बहुत जबरदस्त अंदाज में तैयारी कर रही है कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में। और जिस तरह से विराट कोहली के कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल हम सब देख पाए हैं, वो बहुत सुकून पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज विराट कोहली का 2018 में था, कुछ वैसा ही बॉडी लैंग्वेज उनका नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि सेंचुरियन वो मैदान है जहां पर 2018 के दौरे पर विराट कोहली ने 153 रनों की पारी खेली थी। और अगर हम दक्षिण अफ्रीका में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 5 टेस्ट मैच खेले हैं विराट ने, 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। और बतौर कप्तान भी उनका एवरेज भारतीय कप्तानों में सबसे ज्यादा है। यानी कि उम्मीद जो है वो एक बार फिर सेंचुरियन में क्रिकेट के उस सुल्तान से होगी जो लगातार भारत के लिए अच्छा करता है, लेकिन पिछले 2 सालों से उसका न सिर्फ बल्ला शांत है बल्कि कई तरह के विवाद भी विराट कोहली के साथ चल रहे हैं। इन सभी बातों का जवाब विराट कोहली किस अंदाज में देते हैं इस बात का सबको इंतजार होगा। और आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। अयाज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। अयाज सर, गुड मॉर्निंग। सेंचुरियन की तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे, और एक बात जो सुकून वाली है कि तमाम विवादों के बीच में वो चाहे बीसीसीआई के साथ विवाद हो या जिस तरह से अश्विन ने कटघरे में खड़ा किया टीम मैनेजमेंट को, इन सब के बावजूद विराट की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। कल राजकुमार जी से भी मेरी बात हो रही थी और बहुत कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे कि वो इस बार कुछ अलग और कुछ वो करके दिखाएंगे जो उनकी पहचान है। कितना इम्पोर्टेंट एज अ बैट्समैन विराट कोहली के लिए आप पहला टेस्ट मैच देख रहे हैं? मेरे ख्याल से पूरा सीरीज जो है बहुत जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है विराट कोहली के लिए, कि अपना जो दर्जा है इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से वो री एस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि पिछले 2 साल में हम जानते हैं उनका फॉर्म हल्का रहा है। हालांकि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को अगर आप निकाल दें तो ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया घरेलू मैचेस में, और इंग्लैंड के खिलाफ लीड भी ली है टेस्ट सीरीज में। लेकिन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई वो एक झटका पहुंचा, क्योंकि इंडियन टीम नंबर 1 टीम थी उस वक्त टेस्ट में। लेकिन खुद का फॉर्म जो है, ये जो बेमिसाल फॉर्म उनका रहा था पिछले 2000 मैं कहूंगा 2014 से लेके 2014-15 से लेके 2019 तक बेमिसाल फॉर्म था विराट कोहली का। उसके बाद एक अचानक से एक जैसे नोज डाइव हो गया है, और खास बल्कि सेंचुरी भी नहीं बनी है। तो ये बहुत जरूरी है। और इतनी सब अफवाहें फैल रही है, रूमर्स फैल रही है, विवाद उठे हुए हैं। इसका एक ही इलाज है कि आप जाए मिडिल में रन्स बनाए और मैच जीते, तो अपने आप जो है वो सब जो है बंद हो जाएगी बातें। और जिस तरह से शुरुआत हुई है स्टोरी की, मुझे लगता है कि विराट में वो एबिलिटी है कि बाकी सब चीजों को अपने जहन से हटा दें, अपने ध्यान से हटा दें और कॉन्सेंट्रेट करें। और ये अच्छा हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है उनके लिए साउथ अफ्रीका। जैसे आपने बताया 2 सेंचुरीज 2 हाफ सेंचुरीज, बहुत अच्छा खेलते हैं उन पिचेस पे अब तक के। तो उम्मीद यही है कि फिर से अपने लय में आ जाएंगे। हर्षैन का एक सवाल है सर कि उनका कहना है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में विराट कोहली अपने पीक फॉर्म पे थे और इस समय वो डिक्लाइन कर रहे हैं अपने फॉर्म में। क्या या सर इसी को अगर मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू कर दूं, क्या दक्षिण अफ्रीका रिवाइवल कर सकता है विराट कोहली का? क्योंकि यहाँ के बाउंस, यहाँ के पिच जो है वो बहुत रास आती है विराट को। आप याद करें 2018 का वनडे दौरा, या सर 5 मैचों में 3 शतक भी लगाए थे उसी साल उन्होंने। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा इसलिए क्योंकि जैसे हर्ष जैन ने भी कहा कि अब 33 साल के हैं, 30 साल के नहीं या 29 साल के नहीं है। और जैसे ही उम्र बढ़ती है तो बॉडी पर भी प्रेशर आता है, मेंटली भी प्रेशर बढ़ जाता है। और खास करके अगर आप विराट कोहली जैसा सुपरस्टार हो और आपका बल्ला नहीं चल रहा हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। कैप्टनसी भी उनसे ली गई है व्हाइट बॉल क्रिकेट की। तो अगर उनके बल्ले से रन्स बनते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, ना सिर्फ उनके लिए लेकिन टीम के लिए भी। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन टीम पेपर पे बहुत मजबूत नजर आती है। हालांकि रोहित शर्मा नहीं है, और रोहित शर्मा पिछले 2 साल के सबसे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन रहे इंडिया के लिए। लेकिन उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पे भी सवाल उठे उनके फॉर्म पे। तो विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे तीनों सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश बैट्समैन इंडिया के, ये तीनों अंडर प्रेशर है रन्स बनाने के लिए। अगर विराट के रन्स बनते हैं तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं। अगर उनका फॉर्म हल्का रहा तो फिर यहां वहां देखना पड़ेगा कि कोई इस टीम को संभाले, और वो अच्छी बात नहीं रहती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर है फॉर विराट एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन।
एक सवाल और है हर्ष जैन का यासर, और वो अश्विन कंट्रोवर्सी को लेकर है कि अश्विन ने वैसे तो रवि शास्त्री पे निशाना साधा, उन्होंने सीधा नाम लिया, बट एक्चुअल वो टारगेट पूरी तरह से जो टीम मैनेजमेंट है उसको कर रहे थे, जो टीम मैनेजमेंट पिछली थी, रवि शास्त्री हो उसमें, भारती अरुण हो। क्या ये भी इफेक्ट डालेगी ड्रेसिंग रूम में, आपको लगता है? डाल सकती है, डालनी नहीं चाहिए जहां तक विराट कोहली का सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनके लिए रन्स बनाना बहुत जरूरी है। बाकी सब चीजें आप हटा दें, सीरीज के बाद है उसके बारे में बात करना है आपको, नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि अश्विन ने जो बात कही है वो बताता है कि उनको कहीं ना कहीं बहुत दर्द हुआ है कि काफी मैचेस में उनको खिलाया नहीं गया जब वो इतने अच्छे फॉर्म में थे। और उन्होंने कहा, जो रवि शास्त्री का एक स्टेटमेंट था, बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन डिसीजन लेता है फाइनल प्लेइंग 11 पे चीफ कोच के साथ कैप्टन। तो जरूर इसमें विराट कोहली का चॉइस था कि उनको खिलाए ना खिलाए। विराट कोहली की एक पॉलिसी जो मुझे समझ में आ रही जो रही है पास्ट में, कि घरेलू मैचेस में वो मानते हैं कि अव्वल नंबर बॉलर अश्विन है, तो हमेशा हर मैचेस में खिलाए, हर मैच में उनको खिलाया है। लेकिन ओवरसीज जाते हैं तो वहां पर उनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, वो ज्यादातर पेस बॉलर्स पे ध्यान देते हैं कि ये ही हमें मैच जिता सकते हैं। और ये इसका अंतर हमें जाहिर हुआ साफ, जिस तरह से पिछले सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि अच्छे फॉर्म में थे अश्विन, बहुत मेरे ख्याल से अपने क्रिकेट जीवन के सबसे बेहतरीन फॉर्म में अब है, लेकिन एक भी टेस्ट मैच में उनको मौका नहीं मिला। और उसके बावजूद जो है इंडियन टीम ने अच्छा परफॉर्म की। तो ये नहीं है कि टीम ने अच्छा नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेला है इंडिया ने, 2018 में भी जीता है। लेकिन अगर आपके पास मेन आपका स्पिनर जो है वो चल रहा है, उसकी बॉलिंग चल रही है, और उसको बाहर रखना, तो कहीं ना कहीं प्लेयर जो है खुद जो महसूस करता है जो दर्द, वो अश्विन ने जाहिर किया है। अया सर, लेकिन थोड़े हैरान हुए सीरीज के बीच में इंटरव्यू दिया अश्विन ने। आमतौर पे गैग होता है जब आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। क्या बीसीसीआई ने परमिशन दी थी इसकी? इसको लेके सवाल भी है जैन का। उनका कहना है कि बीसीसीआई ने परमिशन दी थी अश्विन को इंटरव्यू दें, और ये एक तरह से कहा जाए पर्सनल अटैक था रवि शास्त्री और टीम मैनेजमेंट पर। मुझे लगता है, देखिए, जो मैंने पढ़ा इंटरव्यू, के वो इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले से कि ये 1 साल लगा इंटरव्यू, कि 12 महीने लगे, और काफी मीटिंग्स हुई होगी जो इंटरव्यूअर थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया और अश्विन के बीच, और फिर जाके ये इंटरव्यू छपा है। तो ये नहीं है कि 2 दिन पहले या 4 दिन पहले ये इंटरव्यू हुआ है। ये जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो कहीं ना कहीं कभी कुछ इंग्लैंड सीरीज के दौरे में हुआ होगा, या इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में हुआ होगा, या जहां भी हुआ है। तो ये सब जोड़ के ये इंटरव्यू छपा गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अश्विन ने ये इमीडिएटली, क्योंकि जो कुछ अब हुआ है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटाए गए हैं विराट कोहली, उसके बाद मौका देख के उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है। और खैर जो भी है, ये अब तो छपा है ना इंटरव्यू, ये तो है ही ओपन में है, पब्लिक जी छपा भी, और इसकी छाप कहीं ड्रेसिंग रूम पे ना पड़े, इस बात का डर बहुत है। अया सर, विराट कोहली की बल्लेबाजी पे आगे बात करें उससे पहले राहुल द्रविड़ के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। अभी एक विवाद थमा नहीं था कि दूसरा विवाद आ गया इस पे। तो चलिए, वो बातचीत द्रविड़ अंदर कर रहे होंगे, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है वो, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि हर बैट्समैन के साथ वो बहुत काम करते नजर आए। कुछ क्लिपिंग्स बीसीसीआई ने डाली है जहाँ पे बहुत एग्रेसिव तरीके से राहुल द्रविड़ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और सिर्फ 2 कप्तान है जिन्होंने टेस्ट मैच जीते हैं दक्षिण अफ्रीका में, उनमें से एक राहुल द्रविड़ भी है। तो वो जानते हैं कि अफ्रीका में क्या कुछ करना है। मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ की असली ताकत जो है टेक्निक के अलावा, वो है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी अब किस तरह से मेंटली प्रिपेयर करते हैं मैच के लिए। और यहाँ पर मेरे ख्याल से विराट कोहली को बहुत उपलब्धि मिल सकती है अगर वो क्लोजली वर्क करे राहुल द्रविड़ के साथ, क्योंकि राहुल द्रविड़ का करियर भी ऐसा नहीं है कि सीधा एकदम स्मूथ चला था। जब वो आए थे, मुझे याद है एक सिलेक्टर जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, 2000 में कह रहे थे कि ये तो स्क्वायर से बॉल नहीं निकाल सकते, आउट ऑफ द स्क्वायर, तो इन्हें वनडे क्रिकेट में तो खेलना ही चाहिए। लेकिन वनडे क्रिकेट उन्होंने लगभग 300 मैच 10,000 रन बना दिए। तो और वो इसी वजह से कि वो अपने आप को प्रिपेयर करते थे, जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग की, जब एथलेटिक्स फील्डिंग में सुधार लाने की कोशिश या जरूरत पैदा हुई तो स्लिप फील्डर बन गए, और बहुत बेहतरीन स्लिप फील्डर बन गए। तो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना और मेंटली किस तरह से फोकस करना है कि जो कुछ होता है, ये जरूरी नहीं है आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, लेकिन उसका आपको नतीजा जो है वो इतना फायदेमंद ना हो। जैसे कोई बॉलर एक बहुत बेहतरीन स्पेल डालता है, राजीव आप तो ये जानते होंगे, आपने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की लेकिन एक भी विकेट नहीं मिली,
और कुछ दिन ऐसे होते हैं आपने बकवास गेंदबाजी की और 3-4 विकेट मिल गए। ये होता है क्रिकेट में। आप बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, बैटिंग अच्छा कर रहे हैं, 30-40 रन बने, एक अनप्लेएबल डिलीवरी आ गई, आप आउट हो गए। लेकिन कुछ दिन ऐसे हो गए जहां आपके 3-4 कैच छूट गए, आपने 100 बना दिए। तो ये मेरे ख्याल से जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं गेम को, बड़ा मेथोडिकल है। और ये उससे यंग प्लेयर्स को, जैसे श्रेयस अय्यर है वगैरह, उनके लिए तो फायदा है ही। राहुल, मयंक अग्रवाल, जिनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बैंगलोर से है। लेकिन इवन फॉर प्लेयर जो काफी अरसे से टीम है, जैसे अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, और ये तीन मैं मानता हूं ये जो है, ये कड़ी है इंडिया की, किस तरह से परफॉर्म करती है। हम सब जानते हैं हमारी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी टीम 350, 350 रन नहीं बनाएगी, जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, तो फिर आप जीत नहीं सकते हो। ओवरसीज जीतने के लिए 350, 350 रन बनाने की जरूरत है। अगर आप 250 में आउट हो जाएंगे तो सामने वाली टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। बिल्कुल सर, और खासतौर से विराट का रोल इसलिए भी बड़ा, जैसे कि आपने कहा, एक तो रोहित नहीं है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका में रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ना अब 2018 की तरह डेल स्टेन है, ना मोनी मॉकल है, ना फिलेंडर खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में। क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उन बल्लेबाजों के लिए, खासतौर से विराट के लिए आप देख रहे हैं, जिनको एक रॉ पेस खेलने को तो मिलेगा बट एक्सपीरियंस नहीं होगा। रबाडा के और लुंगी नगड़ी दो ऐसे गेंदबाज हैं जो जिनके पास थोड़ी बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट की एक्सपीरियंस है। बेशक, देखिए मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की टीम ओवरऑल आप देखें तो थोड़ी हल्की नजर आ रही है, खास करके गेंदबाजी में। जब नॉर्के भी अब पुल आउट कर गए, हालांकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इस साल में टेस्ट क्रिकेट में, या पिछले जब से वो खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, और उनका और रबाडा का जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही एक खतरे वाला कॉम्बिनेशन था, सामने जो सामने टीम खेलती है उनके। तो नॉर्गे का ना होने से एक प्रेशर जो है बल्लेबाजों पर कम हो गया है। लेकिन बहुत जरूरी है, अगर आप ओवरसीज खेलते हैं किसी भी कंट्री में, खास करके आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि आपकी ओपनिंग जोड़ी जो है, सलामी जोड़ी जो है, वो रन्स भी बनाए और समय भी निकाले, ताकि मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर नहीं आए। अगर आप लंच तक खेलते हैं, समझो पहली बार आप ओपन कर रहे हैं मयंक और वो, और 2 घंटे में अगर आप 1 विकेट ही खोते हैं तो फिर प्रेशर उतना नहीं रहता है मिडिल ऑर्डर पे। लेकिन अगर आप 70-80 मिनट में 3 विकेट खो देते हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो लपेट में आ जाती है, और फिर उनका बचना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग में भी हल्की है, क्योंकि ना हाशिम आमला है, ना डिविलियर्स, ना फैफ डु प्लेसी जो पिछले दौरे पे थे 2018 में। उसके अलावा जो रेसिज्म के इश्यू पे विवाद में फंसी हुई है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फिलहाल, तो ये भी उनके प्लेयर्स के जहन में चल रहा होगा, उनके ऊपर प्रेशर होगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से जो भी टीम परफॉर्म करेगी वो इस सीरीज को डोमिनेट कर सकती है, और ये बहुत जरूरी है इसलिए कि इंडिया पहली टेस्ट मैच में अपना बेस्ट एफर्ट डाल के कोशिश करे कि जीते। बिल्कुल। अर्पण का एक सवाल है कि क्या यार सर आप सोचते हैं साउथ अफ्रीका बॉलिंग वर्सेस अवर बैटर्स ये चैलेंज होगा, और कितना मुश्किल होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को खेलना? देखिए मेरे ख्याल से ज्यादा कॉन्फिडेंस फिलहाल हमारा जो है वो हमारे गेंदबाजों पर है, क्योंकि हर कंडीशन में परफॉर्म किए, ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो। ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, ये सब जो है इन्होंने परफॉर्म किया। उनके अलावा रवि अश्विन, जी हाँ जडेजा नहीं है, लेकिन रवि अश्विन नंबर 1 स्पिनर है, और मेरे ख्याल से एक स्पिनर से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होगी। तो बॉलर्स में आप अब देखना है क्या होता है, लेकिन बॉलर्स पे आप इस वक्त करंट फॉर्म पे ज्यादा भरोसा रख सकते हैं। बैटिंग में जो है वो सवाल खड़े होते हैं, खास करके अगर आप ओवरसीज खेलें। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बचाया हनुमा विहारी, रवि अश्विन वगैरह ने, बहुत ऋषभ पंत, बहुत टफ फाइट था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो आपके मेन बैट्समैन थे, रहाणे की सेंचुरी के अलावा कुछ खास इतना नहीं कर पाए। और इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अगर ये मिडिल ऑर्डर थोड़ा और कंट्रीब्यूट करती तो वो टाइटल हम जीत सकते थे। इंग्लैंड के खिलाफ जितने भी टेस्ट मैचेस खेले गए, जो 4 टेस्ट मैचेस, उसमें टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो ये टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, और ये तीनों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ये तीनों इतना एक्सपीरियंस उनके पास, ये नहीं कि नए खिलाड़ी है। अगर ये नहीं चलते हैं तो पूरी टीम को नीचे खींच सकता है उनका पुअर फॉर्म, और इससे बचना होगा इंडिया को। चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका में
अटैकिंग बैटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2018 याद करें, भारत ने जब जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच जीता तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अजिंक्य रहाणे ने, और रोहित शर्मा उस टेस्ट मैच में खेले थे, मुझे याद है। वो बड़ा डिसाइसिव इनिंग्स थी उनकी। फिर इससे अलावा अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर की इनिंग्स याद आती हैं, जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था एलन डोनाल्ड और शॉन पोलाक जैसे गेंदबाजों को एक बार। तो क्या अटैक करना दक्षिण अफ्रीका में आइडियल होता है बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा बॉब डाउन हो गया, आप बैटिंग ना करें टेस्ट मैचेस में? इस बार अयाज सर से उनकी राय लेंगे, क्योंकि अयाज सर ने बहुत मैचेस कवर किए हैं दक्षिण अफ्रीका में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप अयाज सर के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अयाज सर, मुझे बरबस क्योंकि सेंचुरियन में विराट की इनिंग्स ध्यान में आती है। बहुत ही शानदार बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उन्होंने 100 किया, 153 रन बनाया, और वो टेस्ट मैच ऑलरेडी ऑलमोस्ट उन्होंने जिता दिया था। कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी, और वो टेस्ट मैच इत्तेफाक से मैं कवर कर रहा था, और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये इस इनिंग को आप अपनी टॉप 5 इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट की रेट करेंगे, तो उन्होंने कहा था हाँ। और ये दर्शाता है कि दक्षिण अफ्रीका में रन बनाना, एक तो आपको अटैक करना पड़ता है, और आपको राइट बॉल चूज करना पड़ता है। ये विराट की इनिंग्स, क्या आपको लगता है राहुल द्रविड़ ने बाकी लोगों को भी दिखाया होगा कि आप इस तरह की बैटिंग से सीख सकते हैं, और खुद विराट ने बहुत ज्यादा इंस्पायर अपने आप को किया होगा वो इनिंग देख के? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप माहौल देखें टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल जो कल्चर चल रहा है बैटिंग का, वो है आपको अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ती है, वरना आप डिफेंसिव खेलेंगे तो आप दबाव में आ जाएंगे और मैच हारने की संभावना बढ़ जाती है। मैं आपको उदाहरण दूं तो इंग्लैंड का फिलहाल जो एशेज चल रही है सीरीज, जब रूट अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, फ्रीली खेल रहे हैं, और रूट ही एक उनके बल्लेबाज है जो ऐसा लग रहा है कि अच्छे फॉर्म में है। डेविड मलान और रूट के बीच में जो पार्टनरशिप थी, तब ऐसे लगा कि कंपटीशन है। लेकिन आप एकदम अपने शेल में चले जाएं, बेन स्टोक्स जैसे या जॉस बटलर जैसे, तो आप समय तो निकाल लेंगे, लेकिन आप हार से नहीं बच सकते। ये एक कल्चर रहा है फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि गेम जो है अग्रेसिव हो गई है। बैट्समैन जो है, अगर आप डोमिनेट नहीं करेंगे तो बॉलर आप पे हावी हो जाते हैं। ये सब तो है ही। मुझे लगता है कि जिस तरह से 2018 का रहा है, वो उसी करना चाहिए इंडिया को, और खास करके साउथ अफ्रीका, जहां 5 दिन बॉलर्स को कुछ ना कुछ मदद मिलती है। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप डिफेंसिव खेल के बच जाएंगे। मुझे लगता है कहीं ऐसे फेज आएंगे, 1 घंटे का फेज हो या आधे घंटे का या 1 सेकंड का, जब आपको इसके बाद फिर से कोशिश होनी चाहिए कि आप रन्स बनाएं, प्रेशर बॉलर्स पे ट्रांसफर करें। कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ विराट कोहली के, कि एक तो नेट्स पे उन्होंने काफी देर तक बल्लेबाजी की है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, और बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा वो टाइम नेट्स पे बिता रहे हैं। यानी कि जो तमाम फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये खबर है कि विराट दोबारा से विराट अंदाज में बल्लेबाजी करना चाहते हैं। और एक बार आपको फिर बता दूं, सेंचुरियन वो मैदान है जहाँ पे पिछले दौरे पे विराट ने शतकीय पारी खेली थी, और कुछ उसी अंदाज में वो इस सीरीज का आगाज करना चाहते हैं। बतौर कप्तान, भारतीय कप्तान जितने भी ट्रेवल किए दक्षिण अफ्रीका, उनमें सबसे ज्यादा जो औसत है वो विराट कोहली का है। 47.66 का औसत है। साउथ अफ्रीका में 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं विराट ने, और 5 में 2 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, और 1 टेस्ट मैच जो जीता है भारतीय टीम ने, यानी 2 टेस्ट मैचेस कुल अभी तक जीते हैं भारत ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पे। उसमें 1 राहुल द्रविड़ कप्तान थे और 1 में विराट कोहली। अब मजे की बात यह है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। विराट दोबारा से 2021 में कप्तान है, और राहुल द्रविड़ अब टीम के साथ कोच बन के जुड़ चुके हैं। यहाँ सर, सचिन तेंदुलकर और अजहरुद्दीन की इनिंग आपको याद आ रही होगी, दोनों ने शतक लगाया था, और वैसी बैटिंग बहुत रेयर टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलती है। कैसे आप देखते हैं, अगर आप उस बल्लेबाजी को अगर आप याद करें, और आज के दौर में अगर आप देखें, क्या कुछ सीख ले सकते हैं हमारे यंगस्टर सचिन तेंदुलकर और अजहर की उस इनिंग से? राजीव, मैं बताऊं कि मैं पहला दौरा जो था साउथ अफ्रीका का, मैं उसमें गया था 1991 में,
और वहां पर ये माहौल था कि इंडियन टीम एक तो एलन डॉलन की भयानक गेंदबाजी थी और जॉन्टी रोड्स और साउथ अफ्रीकन टीम की फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी। तो इंडियन बैट्समैन जो है रन बनाने से डरते थे। एक तो अटैकिंग स्ट्रोक्स एलन डॉलन के खिलाफ नहीं खेला जाता था, और अगर पुश भी करते थे डीप कवर में या पॉइंट के पास, तो जॉन्टी रोड्स का जो है वो जो देखकर वो रन नहीं लेते थे, रोटेट नहीं होती थी स्ट्राइक, बाउंड्रीज बहुत कम थी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि दबाव में आई थी इंडियन टीम। और मेरे ख्याल से वो जो एक्सपीरियंस था, जो उसका तजुर्बा था, वो अगले दौर पे, जब आप बात कर रहे हैं तेंदुलकर अजहरुद्दीन की पार्टनरशिप, वो उस एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने ये जान दिया था कि अगर आप काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो आप साउथ अफ्रीका में रन नहीं बना सकते और बहुत आसानी से आपकी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि गेंदबाज बहुत अच्छे थे साउथ अफ्रीका के पास, फील्डर्स अच्छे थे। मेरे ख्याल से यही एक्सपीरियंस, और राहुल द्रविड़ जो है 1996-97 में उस दौरे पर थे, वो उनको खूब मालूम होगा कि अगर आप इनको काउंटर अटैक ना करें, अगर आप आजकल का नियम जो है लगभग टेस्ट क्रिकेट में इंटरनेशनली के 90 ओवर बॉलिंग की जाती है एक दिन में, अगर आप 280-300 तक नहीं बनाते हैं, 3 रन पर ओवर नहीं बनाते हैं, तो एक्चुअली आपकी टीम जो है दबाव में आ सकती है। ऐसा होगा कि 3-4 विकेट अगर गिरती तो आपको शटल डाउन करना पड़ता है और संभल के खेलना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि सिंगल्स लेते रहें अगर बाउंड्रीज नहीं आती है, और बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करने के लिए या मौके मिलते हैं, आपको गैप्स मिलते हैं, तो आप बाउंड्रीज मारे। लेकिन आप रन्स अगर नहीं बनाते रहे तो फिर बॉलर्स जो है आपके ऊपर हावी इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उन पिचेस पर कभी भी ऐसा प्लेयर एक डिलीवरी आएगी जो आपकी विकेट ले सकती है। तो काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके बैट्समैन फॉर्म में हो। काउंटर अटैक आप कब कर सकते हैं? जब आपका कॉन्फिडेंस आया हो और आपका बल्ला सही चल रहा हो। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है कि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे तीनों कोहली तो खेलेंगे और मेरे ख्याल से पुजारा भी खेलेंगे पहले टेस्ट मैच में। रहाणे खेलते हैं नहीं, उनकी जगह बनती है नहीं, ये डिपेंड करता है कि 6 बैट्समैन प्लस विकेट कीपर प्लस 4 बॉलर्स खिलाते हैं या 5 बॉलर्स खिलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच के उतरना होगा टीम को कि अटैकिंग बैटिंग का ऑप्शन बहुत जरूरी है। अटैकिंग बैट्समैन बैटिंग का ऑप्शन यानी आप खाली बल्ला हर गेंद पर ना फेंकें, रेकलेस नहीं बनना है, लेकिन आपको रन्स बनाते रहना है, वरना आप मोमेंटम नहीं बनाएंगे तो आप जीत नहीं सकते साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल। और चेतेश्वर पुजारा के लिए यार सर कितना बड़ा दौरा आप देख रहे हैं। हमने विराट पे तो बहुत बात की, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से उनका एवरेज गिरा है। अब दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग आज भी वैसी है जैसी कि हम पिछले कुछ सालों से देखते आए। हर्ष जैन का भी 1-2 गेंदबाजों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओलिवर गेंदबाज आ रहे हैं, लैंकी फास्ट बॉलर हैं जो बहुत तेज डालते हैं, वो बड़ा टेस्ट लेंगे। स्ट्राइक रोटेट ना कर पाना कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है, खासतौर से चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों के लिए। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से चेतेश्वर पुजारा और रहाणे, कोहली तो है ही, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है एज अ कैप्टन एंड बैट्समैन, लेकिन ये दोनों पर भी बहुत, क्योंकि देखें 33-34 साल की अगर आपकी उम्र होती है और आपका बल्ला नहीं चल रहा है, तो 20, 25, 23, 24, 26 साल वाले जो बैठे हैं बेंच पे और वो हंग्री है, भूखे हैं टीम में आने के लिए, वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। और यही हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। ऑलरेडी कंपटीशन इतना भरपूर है कि अगर आप रन कंसिस्टेंटली नहीं बनाते हैं तो सवाल आप पे खड़े हो जाएंगे, और पिछले 1.5-2 साल से सवाल खड़े हुए हैं पुजारा पे। देखिए पुजारा ने काफी इनिंग्स खेली है जो अच्छी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इनिंग्स को संभालने की कोशिश उन्होंने बैटिंग की है, इंग्लैंड में भी की है। जहां तक रन रेट का सवाल है, स्ट्राइक रोटेट करने का सवाल है, वहां पर ये एक उनके सवाल खड़े हुए हैं और ये उनको इम्प्रूव करना होगा। रहाणे जो है किसी वजह से उनका फॉर्म बहुत ज्यादा डिप हो गया है। एक सेंचुरी निकाल दिया आप मेलबर्न से, जो मैच विनिंग सेंचुरी थी, उसके बाद उनका बल्ला चला नहीं है। तो ये तीनों बैट्समैन पर मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, ना सिर्फ इस सीरीज के लिए अपनी जिताने के लिए, लेकिन खास करके रहाणे और पुजारा के लिए कि अपनी जगह भी बचाए टीम में, क्योंकि आप टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं कि मेरी जगह हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि हम लोग ने 5 साल पहले या 4 साल या 3 साल पहले इतने ढेर सारे रन बनाए थे। बिल्कुल। के राहुल एक और बल्लेबाज जो टीम के वाइस कैप्टन है, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, उस पर बातचीत आगे करेंगे। और साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने एक क्वालिटी मेंटेन की है जब से वो क्रिकेट में वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो है तेज गेंदबाजों की फेहरिस्त को लगातार बढ़ाते रहना। ये एक बड़ी ताकत है दक्षिण अफ्रीका की, इस पे भी आगे बातचीत करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IBM Podcast website, app or wherever you get your podcast from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आया सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। आया सर, दक्षिण अफ्रीका जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा वापस आई 90s से, एक चीज है जो उन्होंने मुझे लग रहा है मेंटेन रखा, अपने क्वालिटी मेंटेन रखा, वो है तेज गेंदबाजों का लगातार होना। कितना आप इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री में डिप आया, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है 90 के दशक से आज भी हम देखें तो फास्ट बॉलर्स की एक लंबी फहरिस्त नजर आती है। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि फ्रॉम एलन डोनाल्ड टू रबाडा हर सीरीज में कोई ना कोई चैलेंजिंग बॉलर होता है? हम भले ही अब हम कहते हैं कि फिलेंडर नहीं है, सेन नहीं है, बट उनके पास अभी भी एक लंबी फहरिस्त है जो आपके के राहुल, मयंक अग्रवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को, या श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत, उनको बड़ा चैलेंज कर सकती है। देखिए, मेरे ख्याल से एक परंपरा रही है साउथ अफ्रीका में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी रही थी, गेंदबाज हमेशा अच्छे निकलते वहां से, और पाकिस्तान भी कुछ हद तक, काफी हद तक मैं कहूंगा कि तेज गेंदबाज उनके भी बहुत एक जैसे असेंबली लाइन है, आते ही रहते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका वेरी सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया। एक तो कंडीशंस वैसी है, पिचेस वैसी है, बाउंस ज्यादा है, सीम मूवमेंट मिलता है, और शरीर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन हट्टे कट्टे है। काफी मल्टी स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर्स आप साउथ अफ्रीका के देखेंगे, वो जैसे एबी डिविलियर्स, वो 4-5 गेम इंटरनेशनली खेल सकते थे, केवल एक गेम नहीं। तो बहुत ही एथलेटिक है, बहुत ही उनमें एनर्जी, फुर्ती, ताकत रहती है। तेज गेंदबाज इसलिए ज्यादा निकलते हैं क्योंकि अगर टैलेंट पूल आपके पास छोटा हो, जैसे साउथ अफ्रीका के पास रहा है, तो वहां पर क्रिकेटर्स को 2 या 3 चीजें करनी पड़ती, बैटिंग एंड बॉलिंग या विकेट कीपिंग एंड बैटिंग। ये नहीं है आपके केवल स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हो जाए। अब तो खैर टैलेंट पूल बढ़ गया है, तो रबाडा जैसे बॉलर हो या नॉर्थे जैसे बॉलर हो, वो खाली बॉलर ही रह सकते हैं और बैटिंग नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे चले जाए टाइम में, तो एडी बार्लो, माइक प्रॉक्टर, ऐसे जो प्लेयर्स थे, मैकमिलन, ब्रायन मैकमिलन, जो शॉन पॉलॉक, लैंस क्लोजनर, ये तेज गेंदबाज एंड बैट्समैन, तो उनके पास ऑलराउंडर्स भी बहुत अच्छे आते थे। मुझे लगता है कि पिचेस का बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पिचेस में अगर आपको उछाल मिलती है, बाउंस मिलता है, तो जरूर ये यंगस्टर भी सोचता है कि मैं जाके तेज गेंदबाजी करूं, क्योंकि उसमें एक तो एक्साइटमेंट है, और दूसरी बात ये है कि आपको अगर विकेट्स मिलती है तो फिर आप ये सोचते हैं कि ये मेरा करियर बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक चैलेंज है ही इंडियन टीम के लिए कि आप जाएंगे तो फिलहाल ये अच्छी बात है कि इंडिया के पास भी तेज गेंदबाज है, तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि आपके पास तेज गेंदबाज नहीं थे। मुझे याद है 1991 की सीरीज में कपिल देव थे और मनोज प्रभाकर, दोनों ही 128-125 की स्पीड पे डालते थे उस वक्त, और खिलाफ जो थे तेज एलन डोनाल्ड जो थे वो 150 में डाल रहे थे। तो इतना अंतर अब नहीं है। तो अगर उनके गेंदबाज इंडियन बैट्समैन के खिलाफ तेज गेंदबाजी करेंगे तो इंडिया के बॉलर्स भी तेज गेंदबाजी के लायक है, और इसी वजह से ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजीव समझना, क्योंकि अगर आपके पास भी वही ताकत है जो सामने वाले के पास है, तो वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उनके ऊपर जो उनको नहीं भरनी पड़े, उनको नहीं भुगतना पड़े। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो गया इंडियन क्रिकेट में पिछले 10-12 साल से, कि इतने फास्ट बॉलर्स आ गए हैं। बिल्कुल, कहावत है ना आया सर कि टेस्ट योर ओन मेडिसिन वाली बात आ जाती है, कि जो दवा आप दे रहे हैं तो उसको खुद भी टेस्ट करें। लेकिन आया सर, एक सवाल मेरे ज़हन में, आपने बहुत ज्यादा मैचेस कवर किए हैं, क्या एलन डोनाल्ड वाकई व्हाइट लाइटनिंग उनका जो नाम था, वाकई वो बहुत तेज थे? क्योंकि उस एरा के कुछ बैट्समैनों से मैंने बात किया और सबने कहा कि एलन डोनाल्ड से तेज गेंदबाज खेला नहीं उस एरा में किसी ने। मेरे ख्याल से उस एटलीस्ट 2-3 साल या 4 साल तक वो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत अच्छे गेंदबाज थे, इंग्लैंड के पास कुछ थे, लेकिन पाकिस्तान के पास थे वकार, वसीम वगैरह। लेकिन जो स्पीड थी एलन डोनाल्ड में और जो लेंथ पे डालते थे वो, खास करके साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में भी उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और
खास बात थी एलन डोनाल्ड की कि पहला ओवर हो या दिन का आखिरी ओवर हो, वो उसी उसी स्पीड से डालते थे, उसी तरह उनका रन अप जो है फास्ट रन अप था। ये नहीं है कि धीरे से आया और फिर शोल्डर ज्यादा यूज करते, शोल्डर तो यूज करना ही पड़ता है आपको और बैक भी, लेकिन जिस मोमेंटम से वो आते थे और ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे वो विकेट जाते हैं। और उस सीरीज में तो मैं कहूंगा 1991 में वो पूरी तरह से इंडियन टीम पर हावी हो गए थे। अच्छा सर, अब चलते चलते एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की बात हो रही है। इन तेज गेंदबाजों के खिलाफ मयंक, के राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये वो खिलाड़ी हैं जो दक्षिण अफ्रीका में शायद पहली बार खेलेंगे। 7 ऐसे खिलाड़ी हैं सर जो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज खेलेंगे। उन्होंने इंडिया के लिए दौरा जरूर किया होगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऑलवेज अ बेस्ट फॉर्मेट। किसका करियर बनते आप यहाँ पे देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, जो इन 4-5 युवा नामों की बात की मैंने? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टूर है श्रेयस अय्यर के लिए। सेंचुरी से उनकी शुरुआत हुई है, डेब्यू पर मारा सेंचुरी, लेकिन इंडिया में घरेलू मैचेस में तो लोग जो है वो क्रिटिक्स जो है वो कहेंगे अरे यहाँ पर तो बहुत से लोगों ने सेंचुरी और डेब्यू मारा है। अगर आप ओवरसीज जाके रन बनाते हैं, अजिंक्य रहाणे अगर आप याद करें, उनका रेपुटेशन इसलिए बना था, इतना बड़ा हो गया था क्योंकि ओवरसीज जाके बहुत अच्छा खेलते थे जी, हाँ, बहुत रन बनाते थे। तो श्रेयस अय्यर के लिए बहुत जरूरी है, मयंक अग्रवाल के लिए भी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड घरेलू मैचेस में जबरदस्त है, लेकिन ओवरसीज इतना इंप्रेसिव नहीं है। विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त ओवरसीज भी है, एट होम भी है, इसलिए सब मानते थे कुछ हद तक। अभी थोड़ा सा रेपुटेशन या उनका स्टेचर जो है डिप हो गया है, वरना इसीलिए माने जाते थे कि विश्व के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, जहां जाते थे वो रन बनाते थे। तो ये मेरे ख्याल से मैं कहूंगा मयंक अग्रवाल, कुछ हद तक के राहुल, क्योंकि राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाए, इंग्लैंड में फिलहाल रन बनाए। श्रेयस अय्यर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अच्छे परफॉर्मेंस में रन बनाए। और ऋषभ पंत भी मैच विनिंग इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया में, इंप्रेस किया इंग्लैंड में भी, लेकिन यहाँ पर भी अगर वो उस तरह से खेलते, एक तो मैच्योरिटी आती है, आप 19-20 में जब टेस्ट करियर शुरू करते हैं और 23-24 के होते हैं, तो आप किस तरह से ग्रो किए हैं, किस तरह से आपकी तरक्की हुई, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऋषभ पंत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार सर, आप तमाम व्यूज देने के लिए और दक्षिण अफ्रीका के टोस के मैचेस याद दिलाने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप भी जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है और @cricketwalla अयाज सर का ट्विटर हैंडल है, जहां पे आप अपने सवाल सीधे भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Wire Talks, it's all about the Beatles. Oliver Kraske, author and freelance editor who has closely worked with the famous band in the past, tells Siddharth why they're so loved even today. On All Things Policy, the folks at the Takshashila Institute discuss Russia's motives, why it's insecure with the G2, and the logic behind its growing alliance with China. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Nikhil Agarwal. He is the co-founder and CEO of Grip Invest, and they discuss the working of lease and inventory finance in India. The Simplified Gang speaks to author Suman Srivastava about her new book, Don't Beg, Inspire. And on the Filter Coffee podcast studio, Swapna, founder of Kathavani, talks to Karthik about mythological storytelling for children. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Go check out our YouTube channels. We go live on a whole bunch of different things. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार